हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। मैं अंकित आप सभी का अपना बड़ा भाई एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस नए चैनल कॉन्सेप्ट स्टडी 10th में। साथियों, पिछली कक्षा में मैंने आप सभी को गोलीय दर्पण एवं दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण, ये सभी के बारे में बताया था। और आज के इस वीडियो में मैं आपको 2 अंक का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपका बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की विशेषता के बारे में बताने वाला हूं। साथ ही थंबनेल में आप सभी को पता चल गया होगा कि आज के इस वीडियो में मैं 3 टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। तो चलिए हम अभी अपना टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक है समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के गुण। यानी कि समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है उसके हम प्रतिबिंब के गुण या विशेषता के बारे में देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। यह आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछा जाता है, तो 3 पॉइंट इसके बारे में लिखिएगा, इनफ है। लेकिन मैं आपको 5 पॉइंट बता देता हूं जिससे आप याद रखिएगा, और 3 पॉइंट ही एग्जाम में लिखना है, ये नहीं कि ज़्यादा आ रहा है तो ज़्यादा लिखिएगा। तो देखिए, समतल दर्पण का अर्थ होता है घर में जिस दर्पण का हम लोग प्रयोग करते हैं। हम लोग घर में अपने जिस दर्पण का प्रयोग करते हैं उस दर्पण को हम समतल दर्पण कहते हैं। देखते होंगे हम लोग कि जब हम लोग समतल दर्पण में, यानी घर में जब हमारा आप लोग ऐसे दर्पण रहता है सामने, अपना फोटो देखते हैं तो हम बिल्कुल सीधा दिखते हैं। यानी कि समतल दर्पण में पहला गुण तो हो जाता है आप सभी का कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनता है। काल्पनिक यानी सीधा। जब मैंने आप सभी को प्रतिबिंब पढ़ाया था तब मैंने आप सभी को बताया था कि काल्पनिक का अर्थ सीधा होता है, यानी कि समतल दर्पण में फोटो हमेशा काल्पनिक एवं सीधा बनता है। याद रखिएगा, पूछा जाएगा आपसे समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो काल्पनिक बनाता है और सीधा बनाता है, हमेशा काल्पनिक और सीधा बनाता है। उसके बाद देखिएगा, समतल दर्पण में समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। यानी कि यदि समतल दर्पण के सामने वस्तु 10 फीट का रखेंगे, यदि समतल दर्पण में वस्तु 10 फीट को रखते हैं तब उसमें फोटो जो है 10 फीट का ही बनेगा। मान लीजिए ये मार्कर है और ये दर्पण है, इसके सामने यदि हम इस मार्कर को रखेंगे तो दर्पण कितना भी बड़ा क्यों ना हो, फोटो, समतल दर्पण है तो फोटो बिल्कुल इस मार्कर के आकार का ही बनाएगा। तो यदि आपसे कोई पूछ दे कि बताओ बाबू, समतल दर्पण के सामने हम 5 फीट के आदमी को खड़ा किए हैं, तब उसका फोटो के फीट का बनेगा, तो 5 फीट का बनेगा। उसके बाद देखिए, समतल दर्पण से वस्तु की दूरी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होता है। अब देखिए, इस टॉपिक को अच्छा से समझिएगा, इस पॉइंट को। मान लीजिए कि, देखिए इसे अच्छे से समझिएगा, मान लीजिए कि हमारा हाथ जो है एक दर्पण है। हमारा हाथ क्या है जी? दर्पण। इस दर्पण से जो है हम एक वस्तु को रखे हैं 5 मीटर की दूरी पर। सपोज करिए कि ये दर्पण है, मेरा जो हाथ है ये दर्पण है, इससे हम इस वस्तु को रखे हैं 5 मीटर की दूरी पर। तो इसका प्रतिबिंब, इस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 5 मीटर पीछे बनेगा। 5 मीटर कहाँ बनेगा? पीछे। तो दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दोनों समान होती है। वस्तु की दूरी को हम लोग, याद रखिएगा, वस्तु की दूरी को हम लोग u से दर्शाते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग v से दर्शाते हैं। तो u बराबर v होता है समतल दर्पण में, याद रखिएगा। अब हम आपसे पूछेंगे कि समतल दर्पण से कोई आदमी 10 फीट की दूरी पर खड़ा है। क्वेश्चन को सुनिएगा, समतल दर्पण, मान लीजिए यह एक समतल दर्पण है, इससे जो है हम एक व्यक्ति जो 10 फीट की दूरी पर खड़ा है, तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो दर्पण से कितना फीट पीछे बनेगा? तो हम 10 फीट की दूरी पर खड़ा है तो प्रतिबिंब जो है 10 फीट अंदर की ओर बनेगा। अब एक क्वेश्चन और सुनिएगा ध्यान से, देखिए इसे अब अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर एक दर्पण है, मान लीजिए यहाँ पर एक दर्पण है, इससे जो है 5 फीट की दूरी पर हम एक वस्तु को रखे हैं, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 5 फीट पीछे ही बनेगा। लेकिन यदि हम आपसे पूछ दें कि वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु से बिंब की दूरी, वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी 5 फीट और 5 फीट कितना फीट हो जाएगा जी? 10 फीट। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, तो वस्तु की दूरी के बराबर होता है, तो u बराबर भी। 4th पॉइंट में हम लोग देखने वाले हैं कि इस दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। मैंने आपको बताया था प्रतिबिंब, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है और उसे कभी भी हम पर्दे पर नहीं उतार सकते। तो समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं उतार सकते, ये तो आपको पता होगा। उसके बाद देखिए, समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, यह भी याद रखिएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनते हैं, सभी दर्पण के लिए याद रखिएगा। काल्पनिक आ गया यानी पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे। अब वास्तविक प्रतिबिंब रहेगा तो दर्पण के सामने बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। तो आशा करता हूं कि आज का ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक था यह आप सभी अच्छे से समझ चुके होंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ।
साथियों आज का हमारा दूसरा टॉपिक है गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के नियम, यानी कि गोलीय दर्पण जो है प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार करता है, कहां पर से किरण टकराने के बाद कहां से जाता है, इसके बारे में जानना है। तो गोलीय दर्पण जो है प्रतिबिंब जब निर्माण होता है तो उसमें 4 नियम का पालन करता है। कितना नियम? 4 नियम। तो गोलीय दर्पण जब प्रतिबिंब बनाएगा जी तो वहां पर 4 नियम फॉलो होगा। सबसे पहला नियम देखिएगा, गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष आपको हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है। कहेगा कि गोलीय दर्पण है, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल, गोलीय दर्पण में दोनों आएगा। तो उसमें मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई किरण आ रहा है तो परावर्तन के बाद कहां से जाएगा? फोकस से। मान लीजिए कि यह अवतल, ये तो अवतल दर्पण है, इसमें जो है मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आ रहा है। देखिए इसी को ना मुख्य अक्ष कहते हैं जी, लाइन को। इसके समांतर जो है देख लीजिए, इसके समांतर कोई किरण आ रहा है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से जाता है। याद रखिएगा, गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण यहाँ पर से परावर्तन होने के बाद कहाँ से जाती है? तो मुख्य फोकस से जाती है। सेम चीज उत्तल दर्पण में देखेंगे। उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष आपका ये हो गया, यहाँ पर से किरण आ रहा है लेकिन टकरा करके किरण अलग दिशा में चल जाएगा। लेकिन उत्तल दर्पण में सब कुछ काल्पनिक होता है, तो हम लोग को ऐसा प्रतीत होगा कि यह किरण जो है मुख्य फोकस पर से जा रहा है। याद रखिएगा, तो उत्तल दर्पण में जाता हुआ प्रतीत होगा, अवतल दर्पण में जाता है। पहला नियम कि यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है तो टकराने के बाद मुख्य फोकस से जाएगा। दूसरा नियम आप सभी को कहता है कि यदि कोई किरण गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस पर आपतित होता है, यानी कि किरण जो है गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस पर आया है, कहाँ आ रहा है जी? मुख्य फोकस पर, तो परावर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिएगा, कहा जा रहा है कि मान लीजिए अवतल दर्पण का जो दर्पण का मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं, P से दर्शाते हैं। साथ ही गोला के केंद्र को वक्ता केंद्र कहते हैं, एक होता है मुख्य फोकस। तो आपको कहा जा रहा है कि यदि कोई किरण जो है मुख्य फोकस पर आपतित होता है, ये रहा आपका मुख्य फोकस, यहाँ पर कोई किरण आ गया, देखिए कोई किरण जो है मुख्य फोकस पर आपतित हुआ है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। देखिए परावर्तन जैसे ही हुआ किरण का, मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। उत्तल दर्पण में भी सेम होगा। मान लीजिए कि यहाँ पर ध्रुव है, यहाँ पर जो है मुख्य फोकस, यहाँ पर सी है, तो कोई किरण जो है ऐसे आ रहा है, ऐसे आया तो प्रतीत होगा कि मुख्य फोकस पर जा रहा है, तो आया, टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। तो आपको 2 नियम था जो इंपॉर्टेंट था, तो 2 नियम के बारे में जानिएगा। पहला, यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है, टकरा करके फोकस से जाएगा। मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है, टकराने के बाद फोकस से जाएगा। फोकस पर आ रहा है, टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। बिल्कुल ही इजी है। अब हम देखते हैं इसका तीसरा और चौथा नियम। चलिए आगे देखते हैं। तो साथियों अभी हमने तीसरा और चौथा नियम को लिख लिया, तो अभी हम इसको देखते हैं। अब तीसरे नियम के अनुसार कहा जाता है कि यदि कोई किरण वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होता है, यानी कि यदि कोई किरण जो है वक्रता केंद्र यानी सी की दिशा में आपतित होता है, यानी सी की ओर आ रहा है, तो वह परावर्तन के बाद पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाते हैं। यानी कि यदि कोई किरण वक्रता केंद्र पर से आ रहा है, देखिए मान लीजिए कि यह एक किरण है जो, चलिए सी को मान लीजिए कि यहाँ पर कोई किरण जो वक्रता केंद्र की दिशा की ओर आ रहा है, तो परावर्तन के बाद यहाँ पर टकराया, उसके बाद यह उसी दिशा में वापस लौट जाएगा। इस फिगर को देखिए अच्छे से बना देते हैं। यहाँ पर हो गया, मान लीजिए यहाँ पर आपका सी है, तो कोई किरण जो है सी की ओर आया है, तो यह टकराने के बाद वापस सी पर से ही, यानी कि वैसे ही लौट जाएगा। इसमें भी जो है यदि कोई किरण यहाँ से आ रहा है, प्रतीत होगा कि वक्रता केंद्र पर से, लेकिन यह टकराया इसी दिशा में लौट जाएगा। यानी कि यदि कोई किरण वक्रता केंद्र पर आ रहा है तो जैसे आ रहा है उसी तरह जा रहा है, जैसे आएगा उसी तरह जाएगा। उसके बाद देखिए चौथा नियम कहता है कि यदि कोई किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित हो रहा है, यदि कोई किरण दर्पण के ध्रुव अर्थात पोल पर आ रहा है, तो वह परावर्तन के नियम का पालन करेगा। परावर्तन के नियम अर्थात कोण आई बराबर कोण आर के नियम का पालन करेगा और उसके बाद वह किरण लौटेगा। जैसे में यहाँ पर कोई की रेखा जो है यहाँ पर देखिए ध्रुव पर आ रहा है, कहाँ आ रहा है? ध्रुव पर, तो यहाँ पर से यह ऐसे लौटेगा। परावर्तन का नियम कोण आई हो गया, यहाँ पर कोण आर हो गया। यह हो गया अवतल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण में यदि कोई किरण जो है ध्रुव पर आ रहा है तो परावर्तन के नियम का पालन करेगा, और यहाँ पर ये हो गया कोण आई, ये हो गया कोण आर। तो किसी भी गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के 4 नियम है। फटाफट इसको हम रिवीजन मारते हैं। पहला नियम, यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है, कोई किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है तो टकराने के बाद फोकस से जाएगा। मुख्य अक्ष के समांतर, टकराने के बाद फोकस से जाएगा। दूसरा नियम, यदि फोकस पर से आ रहा है तो टकरा करके मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। तीसरा नियम, यदि वक्रता केंद्र पर आया है तो जैसे आया है वैसे जाएगा, जिस तरह आएगा उसी तरह जाएगा।
फोर्थ नियम, यदि ध्रुव पर आ रहा है तो परावर्तन के नियम से जाएगा कोण आई बराबर कोण आर। चारों नियम आप फटाफट अपनी कॉपी में लिखिए। और इसके बाद हम लोग जो है अगला टॉपिक जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण की घटना को हम समझने वाले हैं। और फटाफट पहले ये कॉपी पर नोट करिए और इसको पहले आप लोग याद करिए ताकि आप अगला टॉपिक अच्छे से समझ सकते हैं। हाँ जी, तो चलिए, तो अभी तक आप लोगों ने गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के 4 नियम सीख लिए हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग पहले उस 4 नियम को याद कर लिए होंगे। और अब हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। वह टॉपिक का नाम है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। यानी अवतल दर्पण में फिगर बनता कैसे है, इमेज बनता कैसे है। आपसे यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ पर रखें तो प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इससे पहले आप लोग फटाफट वीडियो को रोकिए और जा करके बगल से इंच उठा कर लाइए, क्योंकि बिना इंच के अगर आप लाइन सीधा नहीं पा रहिएगा तब आपसे प्रतिबिंब का निर्माण सीधा संभव नहीं है। तो आपको लगेगा कि हम गलत बना दिए हैं प्रतिबिंब, लेकिन प्रतिबिंब आप सही बनाइएगा लेकिन टेढ़ा बनेगा, इसलिए पहले इंच लेकर आइए। अगर आप इंच लेकर आ गए हैं तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। यानी अवतल दर्पण जो है प्रतिबिंब का निर्माण होता कैसे है। तो अवतल दर्पण में हम वस्तु को छो जगह पर रख सकते हैं, याद रखिएगा। अवतल दर्पण में वस्तु को हम छो स्थान पर रखेंगे। चलिए, पहला पोजीशन में हम लोग जो है वस्तु को रखेंगे अनंत पर। कहाँ पर? अनंत पर। दूसरा पोजीशन में रखेंगे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। देखिए, पहला पोजीशन में वस्तु रखने वाले हैं हम लोग अनंत पे, दूसरा पोजीशन में वस्तु को रखने वाले हैं अनंत वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। तीसरा केस में हम रखेंगे वक्रता केंद्र पर सी पर। चौथा केस में रखेंगे सी एवं एफ के बीच। फोर्थ केस में सी और एफ के बीच। फिफ्थ केस में रखेंगे हम फोकस पर। सिक्स में रखेंगे फोकस और ध्रुव के बीच। यानी कि हम अवतल दर्पण में वस्तु को 6 स्थानों पर रख सकते हैं। तो प्रतिबिंब भी उसका 6 अलग अलग जगह पर मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला स्थान पर से। सबसे पहला केस में हम लोग का क्या है कि वस्तु को हम लोग को रखना है अनंत पर। वस्तु कहाँ रखना है जी? अनंत पर। तो अनंत तो कहीं पर हो सकता है ना। तो मान लीजिए यहाँ पर हम किसी वस्तु को रखे हैं तो इससे एक किरण निकल कर आएगा। अनंत यानी बहुत दूर हो सकता है। किरण निकल के आएगा। अब देखिए, यह किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर है, बिल्कुल मुख्य अक्ष के समांतर है। तो अब बताइए परावर्तन के बाद कहाँ से जाएगा? तो बोलिएगा भैया फोकस से जाएगा। चलिए, इस किरण को हम लोग फोकस से गुजारते हैं। फोकस से नहीं गया है तो हम फोकस बदल लेते हैं, क्योंकि हम लोग हमारे पास इंच नहीं है इतना बड़ा, इसी कारण से दिक्कत हो रहा है। चलिए देखिए, फोकस को हम लोग वस्तु को रखे हैं अनंत पर। तो एक किरण निकला है जो गया है फोकस पर से। और हम आपको बताए थे कि अगर आप चाहते हैं कि प्रतिबिंब का निर्माण हो तो आपको लेना होगा 2 किरण। तो पहला किरण लिए जो फोकस पर से गया, दूसरा किरण को हम लोग जो है वक्रता केंद्र पर से, चाहे वहीं पर से गुजार सकते हैं। चलिए, दूसरा किरण को भी हम ले लेते हैं जो यहीं पर से जाएगा। यह भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर ही जाएगा। अब ये दोनों किरण जो है एक दूसरे को यहाँ पर कट कर दिया तो यही आपका हो गया प्रतिबिंब। ये आपका क्या हो गया जी? प्रतिबिंब। तो सबसे पहला बात, यदि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बना है? फोकस पर। प्रतिबिंब कहाँ बना है? फोकस यानी मुख्य फोकस पर। लिख देते हैं मुख्य फोकस। फटाफट देखिएगा, यदि वस्तु को अनंत पर रखे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बना है? मुख्य फोकस पर। देखिए, यह वास्तविक किरण से मिला है, बिल्कुल हमको लग रहा है कि असली में मिला है, तब हम बोलेंगे यह प्रतिबिंब जो है वास्तविक है। फटाफट देखिएगा, यह प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक प्रतिबिंब है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है जी। तो यह भी प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा। अब देखिए, यहाँ पर वस्तु हम इतना बड़ा रखे हैं, प्रतिबिंब बिल्कुल बिंदु के आकार का प्राप्त हुआ है। यानी कि प्रतिबिंब जो है बहुत छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? बहुत छोटा। तो पहला केस आपको क्लियर हो गया होगा कि यदि हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, वो भी उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और बहुत ही छोटा बनेगा। सेकंड केस में हम लोग वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र, यानी अनंत तो हो गया इस तरफ, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं। मान लीजिए हम वस्तु को यहाँ पर रखे हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हम ए भी एक वस्तु है जिसको रखे हैं। किरण कितना लेना है आपको? 2। पहला किरण जो है यहाँ पर से टकरा कर जाएगा, यह कि देखिए मुख्य अक्ष के समांतर हो गया, टकराने के बाद फोकस से जाएगा। कहाँ पर से जाएगा? फोकस के बाद। दूसरा किरण भी आपको लेना है जो मुख्य फोकस पर से ही गुजारना है। चलिए, दूसरा किरण को भी हम लोग मुख्य फोकस पर से गुजारते हैं, जो आया और दोनों किरण टकराया और दोनों यह इधर से जा रहा है। तो दोनों किरण जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है इस बिंदु पर, तब आपका प्रतिबिंब जो होगा यहाँ पर प्राप्त होगा। देखिए, यह वास्तविक किरण से मिला। देखिए, ये किरण भी असली का है और ये किरण भी असली का है। दोनों किरण जो है वास्तविक में काटा है तो प्रतिबिंब इसका बनेगा वास्तविक। प्रतिबिंब का पहले स्थान देखिए, स्थान है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो लिख देते हैं वक्रता केंद्र व फोकस के बीच। फोकस यानी मुख्य फोकस,
फोकस के बीच, प्रतिबिंब का स्थान आप लोग देख लिए होंगे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। अब देखिए प्रतिबिंब बना कैसा है जी, तो वास्तविक प्रतिबिंब बना है। कैसा प्रतिबिंब बना है, वास्तविक। वास्तविक हमेशा कैसा होता है, उल्टा। तो लिख देंगे उल्टा। अब देखिए वस्तु हम इतना बड़ा रखे हैं, देखिए वस्तु को नाप लेते हैं, वस्तु हम इतना बड़ा रखे हैं, प्रतिबिंब जो है इससे छोटा बना है, वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब जो है छोटा बना है, तो कहेंगे छोटा बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, छोटा। सेकंड केस में देखते हैं, तीसरा वार में वस्तु को हम वक्रता केंद्र पे रखने वाले हैं। वस्तु को कहाँ पर रखने वाले हैं, वक्रता केंद्र पे। तो देखिए वस्तु को यदि हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो पहला किरण जो है निकलेगा इससे और टकराने के बाद, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से जाएगा। सेकंड किरण को भी हम मुख्य फोकस पर से गुजारेंगे, तो आप इंच को लेकर के बिल्कुल सीधा तरीका से करना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। पहला किरण जो बिल्कुल जो है दूसरा किरण को मुख्य फोकस पर से गुजारते हैं, जो टकराने के बाद बिल्कुल आता है, और यहाँ पर जो है दोनों किरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, यानी प्रतिबिंब जो है यहाँ पर बनेगा। देखिए यह बिल्कुल वक्रता केंद्र पर बन रहा है जी। कहाँ पर बन रहा है, वक्रता केंद्र पर। तो प्रतिबिंब जो है आपको दिख रहा है तो बताइएगा। प्रतिबिंब जो है आपका, सॉरी कैमरा में नहीं आ रहा है, तो चलिए इसको हम इधर पे लिख देते हैं। आपका जो है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब जो है आपका वो बनेगा कहाँ पर, तो वक्रता केंद्र पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब आपका बनने वाला है कहाँ पर जी, वक्रता केंद्र पर। देखिए प्रतिबिंब कहाँ बना है, वक्रता केंद्र पर। इतना बड़ा वस्तु है, इतना बड़ा प्रतिबिंब है, यानी कि बनेगा और समान आकार का। कैसा आकार का, समान आकार का, यानी कि साइज भी वस्तु का सेम होगा। और थर्ड केस में देखिएगा यह वास्तविक बना है जी। कैसा बना है, वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा होता है उल्टा। तो यह तीनों को, इसको आप लोग नोट करिएगा। सबसे पहला बात, यदि हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं, यदि हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो अवतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनता है, समान आकार का बनता है, और साथ ही वास्तविक एवं उल्टा बनता है। तो अब आप लोग देखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए अवतल दर्पण में हम किसी वस्तु को कहाँ पर रखें कि हमको समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त हो। समान आकार का प्रतिबिंब यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं छोटू, तो याद रखिएगा वस्तु को हम लोग को रखना है वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर। चलिए तीनों को एक बार याद करते हैं। वस्तु यदि अनंत पर तो प्रतिबिंब फोकस पर, वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब फोकस पर। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। वस्तु यदि जो है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है, तो प्रतिबिंब जो है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, छोटा बनेगा, और हमेशा वास्तविक और उल्टा बनेगा। थर्ड केस में वस्तु को यदि हम रखते हैं वक्रता केंद्र पर, वस्तु को कहाँ पर रखते हैं, वक्रता केंद्र पर यदि हम वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर। आकार कैसा होगा, तो वस्तु के बराबर आकार का। तो आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन फेंकेगा कि समतल अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ पर रखें, अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ पर रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त हो। तो कहेंगे हम लोग कि भैया आँख मूंद के जो है प्रतिबिंब वस्तु को आप वक्रता केंद्र पर रख दीजिए। वक्रता केंद्र पर रख देंगे, समझ जाइएगा प्रतिबिंब बराबर बनेगा। अब फोर्थ केस में हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम अगला फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ केस के बारे में अब लिख देते हैं, उसके बाद समझाते हैं। अब हम लोग फटाफट फोर्थ केस का बात कर देते हैं। चौथा केस में जो है वस्तु को हम लोग रखने वाले हैं वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो मान लीजिए वक्रता केंद्र और फोकस के बीच ए भी एक वस्तु रखा गया है, तो सबसे पहला इसका किरण जो है निकलेगा जो मुख अक्ष के समांतर होगा। पहला किरण जो निकला है वो मुख अक्ष के समांतर है, जो यहाँ पर से टकराने के बाद मुख्य फोकस पर से जाएगा। कहाँ से जाएगा जी, टकराते हैं यह मुख्य फोकस पर से किरण चला जाएगा। चलिए ये किरण जो है मुख्य फोकस पर से चला गया। सेकंड किरण को भी है जो हम लोग मुख्य फोकस पर से ही ले जाते हैं। देखिए सेकंड किरण जो है उसको भी हम लोग मुख्य फोकस पर से ले गए हैं, जो यहाँ पर से टकराने के बाद फटाफट आते हुए यहाँ पर, दोनों किरण जो है एक दूसरा को यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, क्योंकि ये वाला लाइन, सॉरी देखिए ये वाला लाइन जो आया है ये भी वास्तविक है, और ये वाला जो लाइन है ये भी वास्तविक है। तो सबसे पहला हम लोग बात करते हैं प्रतिबिंब का स्थान। स्थान कहाँ है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, वक्रता केंद्र व अनंत के बीच, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, अनंत के बीच। प्रतिबिंब कैसा है जी, तो वास्तविक प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक। वास्तविक है तो उल्टा तो होगा ही। और प्रतिबिंब देखिए वस्तु को इतना है, प्रतिबिंब इससे बड़ा बना है, वस्तु इतना है, प्रतिबिंब जो है इससे बड़ा बना है, तो वस्तु से बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा,
वस्तु से बड़ा। प्रतिबिंब कैसा बना है, तो वस्तु से बड़ा। फोर्थ केस में आप लोग समझ गए होंगे कि प्रतिबिंब कहाँ पर बना है और कितना बड़ा बना है। फिफ्थ केस में जो वस्तु का मुख्य फोकस पर रखेंगे। मान लीजिए ये तो आपका मुख्य फोकस है, यहाँ पर जो है ए बी एक वस्तु का हम लोग रख देते हैं। पहला किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर है, टकराने के बाद मुख्य फोकस से जाएगा। अब यहाँ पर हल्का सा चेंज हो गया, सेकेंड किरण को जो है हम लोग मुख्य फोकस से नहीं गुजार पाएंगे। देखिए मुख्य फोकस यहीं पर है, तो यहाँ पर से हम किरण कैसे गुजारेंगे मुख्य फोकस पर से, तो सेकेंड किरण को जो है हम लोग जो है गुजारने वाले हैं वक्रता केंद्र पर से। कहाँ पर से, वक्रता केंद्र। तो मान लीजिए यहाँ पर से किरण जो है वक्रता केंद्र पर से कोई किरण जो है ऐसे जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर जो है दर्पण के सतह के साथ परावर्तन होगा, जैसे गया है वैसे ही लौट जाएगा। लेकिन हम लोग आशा करते हैं कि अब पीछे की ओर किरण जाएगा। देखिए जिस तरह वक्रता केंद्र पर से किरण आगे की ओर गया है, टकराने के बाद इधर की ओर लौटेगा, और ये किरण और ये किरण कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करने वाले। देखिए एक सेकेंड, एंगल हल्का सा नीचे होगा, हाँ जी, हाँ जी, तो अब एंगल सही है, तो आप लोग देख लीजिए ये दोनों किरण कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद ही नहीं करेंगे। मतलब कि ये वाला किरण और ये वाला किरण कभी मिलेगा ही नहीं, नहीं मिलेगा यानी अनंत हो गया। तो यदि हम वस्तु को मुख्य फोकस पर रखते हैं, वस्तु को मुख्य फोकस पर, तब जो है आपका प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब जो है वह अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर। यदि हम वस्तु को मुख्य फोकस पर रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बना जी, अनंत पर। अनंत पर भी प्रतिबिंब है, लेकिन वास्तविक देखिए वास्तविक है, कैसा है जी, वास्तविक, कैसा है, वास्तविक। वास्तविक है तो उल्टा होगा, जाहिर सा बात है। और यहाँ पर देखिए ये दोनों कभी मिलेगा नहीं, पर वस्तु का आकार इतना है जो पता है, लेकिन प्रतिबिंब जो है बहुत बड़ा है, तो कहेंगे बहुत बड़ा। ये भी बना है, बड़ा बना है, कैसा बना है, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। तो अब हमारा मात्र एक केस बचता है यहाँ पर, जिसमें हम प्रतिबिंब को जो है P और F के बीच रखेंगे, जिसमें आपको कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है उसके बारे में देखते हैं फिफ्थ नंबर केस पे। हाँ जी चलिए, तो अब हम लोग एक लास्ट है जिसमें हम प्रतिबिंब को जो है ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखने वाले। तो चलिए यहाँ पर जो है एक प्रतिबिंब है ए बी, जो है ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। पहला किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर है, तो टकराने के बाद मुख्य फोकस पर से चला गया। किरण जो है टकराने के बाद मुख्य फोकस पर से चला गया। सेकंड किरण को भी है जो हम वक्रता केंद्र पर से गुजारने वाले। देखिए सेकंड किरण जो है आपको वक्रता केंद्र पर से गया है, तो जिस तरह गया है उसी तरह आ जाएगा, और ये किरण जो है इधर की ओर चल जाएगा। लेकिन अब हम लोग यहाँ पर कल्पना करते हैं कि यह किरण में पीछे की ओर इधर की ओर जाएगा, यह किरण भी जो है पीछे की ओर यहाँ पर जाएगा, और ये दोनों किरण जो है यहाँ पर मिल गया है, तो प्रतिबिंब जो है आपका यहाँ पर ए और बी बना है। लेकिन तब देखिए अब आप लोग सीधा सा देखिएगा बात, प्रतिबिंब आपका कहाँ बना है जी, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब आपका कहाँ पर बना है, तो प्रतिबिंब बना है दर्पण के पीछे। फटाफट लिख लीजिएगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। साथ ही यहाँ प्रतिबिंब बना कैसा है, तो देखिए यह काल्पनिक किरण से बना है, काल्पनिक किरण से बना है, तो प्रतिबिंब काल्पनिक ही बना होगा। कैसा बना है प्रतिबिंब, काल्पनिक। प्रतिबिंब काल्पनिक है यानी सीधा है, प्रतिबिंब काल्पनिक है तो सीधा है। और साथ ही वस्तु इतना वो है, प्रतिबिंब इतना वो है, यानी कि वस्तु से बहुत बड़ा बना है, वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। अब देखिए यहाँ पर से एक क्वेश्चन आपको बनेगा। पिछला 5 केस में आप लोगों ने देखा, पहले के 5 केस में आप लोगों ने देखा कि प्रतिबिंब जैसा भी हो बन रहा था, आपका वास्तविक बन रहा था, उल्टा बन रहा था। लेकिन छठा केस जहाँ पर हम जो है वस्तु को ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे हैं, वस्तु को ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे हैं, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक और सीधा बनता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो आप कहिएगा कि अवतल दर्पण जो है वास्तविक के साथ साथ काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनाता है, वास्तविक के साथ साथ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। यानी कि अवतल दर्पण उल्टा और सीधा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बना सकता है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कौन सा दर्पण वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब को बनाता है, तो आपको कहना है अवतल दर्पण। लेकिन समतल दर्पण केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब, याद रखिएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है जी, तो काल्पनिक। अवतल दर्पण तो वास्तविक और काल्पनिक दोनों। फिर आपसे पूछा जाएगा कि
अवतल दर्पण में वस्तु को आप कहाँ पर रखिएगा कि आपको समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त हो, तो कहेंगे वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखिए। सी पर जब वस्तु को रखते थे तो हमको समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता था। फिर यदि आप वस्तु को जो है पी और एफ के बीच रखेंगे, यदि वस्तु को ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखेंगे, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक और सीधा बनेगा। यदि वस्तु अनंत पर है, वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर, तो प्रतिबिंब फोकस पर। वस्तु फोकस पर था तो प्रतिबिंब अनंत पर। सेम वस्तु वक्रता केंद्र पर तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर। तो मैं आशा करता हूं कि आज का यह क्लास आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा और इस क्लास में हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार के टॉपिक को हम लोग डिस्कस किए हैं और आप लोग इसे फटाफट कॉपी में नोट करिएगा और उसको 2-3 बार रिवाइज करिएगा। प्रतिबिंब निर्माण को जो हमने बताया है उसमें किरण आप 2 किरण लीजिएगा और साथ ही इंच के सहायता से, बिना इंच के आप बनाइएगा प्रतिबिंब तिरछा बनेगा, दूसरा जगह पर बन जाएगा, आपको लगेगा कि गलत हो गया मेरा, लेकिन नहीं, आपको नियम वही रहेगा, बस आपको ध्यान में रखना है इंच से बनाना है, किरण बिल्कुल सीधा खींचना है, तब आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। और अब अभी तक हम लोगों ने समतल दर्पण के बारे में देख लिया, अवतल दर्पण के बारे में देख लिया। अब हम लोग अगले क्लास में उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण, बहुत ही ईजी है, 2 केस में उत्तल दर्पण में होगा निर्माण, तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण को पढ़ने वाले हैं। साथ ही हम लोग समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण के उपयोग को देखने वाले हैं और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण को देखेंगे। उसके बाद आपका जो है दर्पण सूत्र और F बराबर R/2 सूत्र को हम सत्यापित करने वाले हैं। इसके बारे में आपको हम अगले क्लास में बताएंगे और 2 क्लास में, मुश्किल से 3 क्लास में आपका जो है दर्पण बिल्कुल प्रकाश का परावर्तन बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा, फिर आपको अपवर्तन में घुसने वाले हैं। तो साथियों, अगर यह क्लास सच में आपको पसंद आया तो कमेंट करिएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट और लाइक बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। साथ ही अपने सहपाठी को यह वीडियो शेयर करिएगा जिससे वह भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सके। तब तक के लिए आपको रिवाइज करिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।